केवल 3 दिन तक कोई इंसान बिना पानी के जिंदा रह सकता है। तो हमारे साथ है सौरभ दास पटनायक जी। मोस्ट वेलकम सर। नमस्ते शिल्पा जी, नमस्ते। क्लीन वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी आयाम में काम करने के लिए। हर एक विलेज में जो पानी पहुंच रही है, तो वाटर इज टू मैनेज द वाटर, टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर विदाउट लॉसेस। 97.5% of the entire water is available in the sea. Only 2.5% of the water is available as fresh water. तो जिस तरह से सभ्यताएं शुरू हुई हैं, मेसोपोटामिया हो, हड़प्पा हो, सिंधु घाटी हो, आपने जैसे कहा कि जैसे शुरू हुई है पानी से, वो पानी पर खत्म भी हो सकती है। Water wars, we are talking about water wars also. When I look back to what I have learned in Tata Motors and Tata Steel both, training is very important. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात शिल्पा भावना के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम लोग अपने इस जीवन की बात करते हैं ना, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना हमारा ये जो जीवन है ये हो ही नहीं सकता। और आई होप यू ऑल विल अग्री विद मी कि जब हम लोग इस जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें उस फाउंडेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट मी शेयर विद यू दैट एज पर द वाइल्डरनेस गाइड्स, वो लोग जो जंगलों में रहते हैं या फिर जिनको नेचर का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, तो एज पर देम दे फॉलो रूल ऑफ 3, यानी कि 3 मिनट तक कोई भी इंसान बिना ऑक्सीजन या एयर के जिंदा रह सकता है। केवल 3 दिन तक कोई इंसान बिना पानी के जिंदा रह सकता है और केवल 3 हफ्तों तक ही कोई भी व्यक्ति बिना खाने के जिंदा रह सकता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ना, ये दूसरे पॉइंट की बात करने वाले हैं। पानी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कहा गया है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी के बिन ना बचे, मोती मानस चून। कुछ भी नहीं है उसके बिना। तो इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है एक ऐसी शख्सियत को जो कि पेशे से तो मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने वाटर के सेक्टर में एक स्टार्टअप किया है ताकि हमारे देश को विकास की जो गति है उस पर आगे बढ़ाकर जो विकसित भारत का हमारा विजन है उस तक पहुंचा जा सके। तो हमारे साथ है सौरभ दास पटनायक जी। स्वागत करते हैं उनका। मोस्ट वेलकम सर। नमस्ते शिल्पा जी, नमस्ते। It's been a pleasure and a privilege to be with you to understand and explain our journey of water. जी। और सर, जैसा कि मैं आपको जहाँ तक जानती हूँ, ये जो पानी का काम है ये आपके लिए एक जुनून से कम नहीं है, इट्स अ पैशन फॉर यू। तो सर, जब हम लोग स्टार्टअप की बात करते हैं ना, सबसे पहले किसी के भी जहन में क्या आता है कि हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ग्रोथ, सक्सेस, पैसा भी हमें कमाना है। लेकिन आपने जो स्टार्टअप किया है ये वाटर के सेक्टर में किया है, पानी के क्षेत्र में। तो हम क्या कहें, आपने मतलब सोशल वर्क शुरू किया है या फिर वाकई में ये एक स्टार्टअप है? सोशल वर्क, द पब्लिक डीलिंग एंड सोसाइटी आर लार्ज टू सर्व, बिकॉज फाइनली वाटर हैज टू बी यूज्ड फॉर द पब्लिक एट लार्ज। उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए है। तो दैट इज आवर अल्टीमेट मोटो टू सेटिस्फाई ऑल आवर कंज्यूमर्स, बी इट इंडस्ट्री and be it the public at large, because we are into drinking water and waste water. But when I look back, जब जल जीवन से पहले जब स्वच्छ भारत मिशन जब चालू हुआ, तब उसमें मैंने देखा कि सैनिटेशन के एरिया में बहुत गैप्स थे। एंड स्वच्छ भारत मिशन ने एक प्रक्रिया जो उसने चालू किया सैनिटेशन के लिए, मैंने देखा कि विदाउट गुड क्वालिटी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज गोइंग टू मेक एन ह्यूज इम्पैक्ट। तो मैंने देखा सैनिटेशन एंड वाटर गो हैंड इन हैंड, इनको अलग नहीं किया जा अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने देखा कि सैनिटेशन प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए वाटर की भी ज़रूरत है। और हमारे देश में जैसे इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, तो वाटर इंडेक्स और हेल्थ, स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी। तो ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने देखा कि वाटर को डिलीवर करना टू द हाउस होल्ड, टू द होम्स इन अ क्लीन मैनर इज एज अ वाटर यूटिलिटी
देयर आर नॉट मेनी कंपनीज। तो मैंने देखा कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम लोग कर सकते हैं। तभी हमने इस कंपनी को संभाला। 2017 के आसपास मैंने इस कंपनी को संभाला और फिर इस कंपनी में एक मोमेंटम इसको लेके आए सर। और आज ये कंपनी वाटर यूटिलिटी एरिया में, जहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, प्यूरिफिकेशन, फिल्टरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हाउस टू हाउस, अच्छा, सारी चीजें आप लोग लेकर चलते हैं। एंटायर वैल्यू चेन हम लोग करते हैं, रिवर से लेके या अंडरग्राउंड वाटर से लेके अप टू द हाउस होल्ड। सर, यहाँ पे ना मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके, क्योंकि जब हम लोग कहते हैं वाटर मैनेजमेंट या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ही हैवी टर्म्स लगती हैं, लेकिन अगर हम ये बात कहें कि हाँ ठीक है, हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए और जीवन यापन के लिए भी पानी चाहिए, आपको खाना पीना उसके लिए भी पानी चाहिए, साफ रहना उसके लिए पानी चाहिए, तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है और आप लोगों की अप्रोच कैसे रहती है? क्योंकि जैसे आपने बोला कि क्लीन वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी आयाम में काम करने के लिए, तो आपकी अप्रोच कैसे रहती है इन दोनों चीज़ों में और क्या बेसिक डिफरेंस है बिटवीन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स मैनेजमेंट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपने ये एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, आई मस्ट अप्रिशिएट इट। अब देखिए, वाटर जो है इज़ अवेलेबल एवरीवेयर सर। नेचुरल रिसोर्स है, अंडरग्राउंड से हम लोग उसको we can take it out, we can take it from the river, जी, we can take it from the pond, we can take it from the lake, whatever it is. But to ensure the water is properly managed और आपके घर तक अगर आए without wastage, without contamination, because water is being flown from the pipe only, right, and that is why we have to ensure that entire value chain is not disrupted. और हमारे इस देश में आज देखिए 75 साल हो गए हैं, जल जीवन जो मिशन है हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक विलेज में जो पानी पहुंच रही है सर, तो वाटर इज मैनेज द वाटर टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर विदाउट लॉसेस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, विदाउट लॉसेस एंड विदाउट कंटेमिनेशन, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। नाउ एज अ वाटर यूटिलिटी बहुत लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद ऑपरेट नहीं करते हैं या वाटर एसेट को, यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, या पंपिंग हो गया, या पाइपलाइन हो गए, या हाउस सर्विस कनेक्शन हो गए, तो उसको टोटल जो एंटायर बागडोर संभालना राइट फ्रॉम एंड टू एंड एज अ वाटर यूटिलिटी, very few companies do that job. And you are like one of the companies out of it, जो कि बहुत कम कंपनीज ये काम कर रही हैं. Yes, madam, we are trying to differentiate being just as a construction company or rather just as a pipeline company, but we want to be with the public or with the consumer and provide the end use to the public at large. That is finally the achievement. And that is why there is a social motto. आपने जो बताया कि social motto है. बिल्कुल. Yes, it is absolutely necessary to work with the public at large, create awareness, give them the right support, and ensure right impact is made. And that is why this huge mission of Jal Jeevan mission is making huge impact to our society. And आने वाले दिन में भी होने वाले. Remarkable work you people are doing, so I must compliment you for that. और दोस्तों, हम लोगों को भी इस बात को समझना ज़रूरी है कि जब हम लोग अपने घर में चाहे पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हमारा जो इस्तेमाल किया हुआ पानी है वो आगे जा रहा है, तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो पानी को हम तक पहुंचाने के लिए कितना ज़्यादा कार्य पहले से किया जाता है. वी मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट. क्योंकि होता है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं बट हम कभी उसके लिए शुक्रगुजार होते ही नहीं हैं. तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ सर मैं आपसे ज़रूर ये बात जानना चाहूँगी, अगर हम अपने एक हिस्ट्री में चले जाएं, हम अपने इतिहास को अगर देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई और वो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे शुरू हुई है, तो उसी वजह से उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है. एंड ये जो हमारा उत्तर पूर्व अफगानिस्तान जो अभी है, पूरा पाकिस्तान, देन हमारे उत्तर पश्चिम भारत, तो ये सब जो है सिंधु नदी के किनारे ही हम लोग डेवलप हुए हैं. लेकिन ये जो है हमारे एक साइड पे ये पूरा पानी का एरिया आता है, लेकिन ज़रूरत केवल इस तरफ नहीं है ना सर, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारी ज़रूरत है. तो इतने कम रिसोर्सेज से इतनी ज़्यादा ज़रूरत को पूरा करना कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है. आप देखिए, जितने भी हमारे ओल्ड सिविलाइजेशंस हुए हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यूफ्रेटिस, टिग्रिस, इंडस,
Amazon, civilizations have only flourished where water is available. Yes. और फार्मिंग वहीं से चालू हुई है जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी था. बिल्कुल बिल्कुल. कोई बैरन एरिया में तो फार्मिंग हुआ नहीं है. पानी की एक्सेस लेड टू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर बिकेम द प्रॉस्परस एंड जेनेटिक improvement took place in terms of health. Then navigation channel happened, then trade and commerce happened, industry happened. So water is river is a living. It is living, it is giving livelihood, it is giving life to public at large. सब कुछ वहीं से है. आप देखिए खाने पीने से लेकर आपका जो आपने बोला ट्रेड तक अगर हम चले जाएं तो सब कुछ पानी से ही शुरू है उसका. आप देखिए शिल्पा जी, entire Gangetic plain, entire Ganges, along the Ganges 600 million people are living along the Ganges. अगर इंडिया का पॉपुलेशन जो है 1.4 है, almost 45% of the India's population living on the Gangetic. Wow. It's a very important point. We must realize, and that is why we talk about Ganga जी. उनकी आरती करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, हम लोग पूछते हैं. पानी is actually like a worshipping water. Because water is one item which can purify itself. खुद अपने आप को साफ करता है. वाटर को प्यूरिफाई अपने ही हो सकता है. इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इट कैन प्यूरिफाई इटसेल्फ. नो अदर आइटम कैन प्यूरिफाई इटसेल्फ. इट कैन प्यूरिफाई थ्रू एरेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, अपने आप को करते हैं. तो सर जो हमारी ये पहले की जो हमारी सभ्यताएं थी, अगर हम देखिए आज के समय की हम बात कर रहे हैं, आप भी वाटर ट्रीटमेंट भी आप लोग करते हैं, देन पानी तो पहुंचाते ही हैं लोगों तक, बट आज के समय में वी हैव टेक्नोलॉजी, है ना, बहुत ही टेकी दुनिया हो गई है, तो तकनीक के माध्यम से, ऑटोमेशन के माध्यम से आप कुछ भी कर लेते हैं. लेकिन अगर हम पुरानी सभ्यता में चले जाएं, पानी की ज़रूरत तब भी थी, खाने पीने के लिए भी थी, जीवन यापन के लिए भी थी. तो तब आपको क्या लगता है किस तरह से ये मतलब मैनेजमेंट हुआ करता था या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था? क्योंकि आज के समय में अगर हम लोग कभी घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग जैसे राजस्थान में गए, वहाँ पे हमने चांद बाउली देख ली तो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे कितना सुंदर है. पर हमने कभी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रियलाइज की कि वो लोग किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे, कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसे यूज किया जाता था. तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा रोशनी उस पर डालें कि पुराने समय में कैसे किया जाता था ये सब. एक्चुअली हिस्टोरिकल जो एविडेंस है हमारे पास, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अगर आप देखें, इवन इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी देखेंगे, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पहले ही भी हुआ था. हम लोगों ने इसको जार्गनाइज किया, इसको मैनेजमेंट इसमें टर्म्स दी. और नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. और मनुष्य जो है और जातियों से आगे बढ़ता है क्योंकि सोचता है फॉर फ्यूचर, और जानवर नहीं करते हैं. तो उन्होंने वो डिस्कवर किया, नए नए आइटम्स, नए नए आइडियाज़ से उन्होंने उसको किया. जैसे आप देखेंगे जहाँ पे रिवर्स हैं उनके साथ चैनल्स बनते हैं. चैनल से एग्रीकल्चर भी करते हैं पानी का, उसकी सिंचाई करते हैं, और फिर पीने का भी पानी करते हैं. फिर लेक एंड पॉन्ड सिस्टम उन्होंने बनाया. अब आप पुराने शहर में जैसे जयपुर चले जाएंगे, आपको मिलेगा कि लेक बनाया गया, पॉन्ड बनाया गया, उसके बाद वहाँ से सिंचाई हुई, वहाँ से ड्रिंकिंग वाटर भी किया, टोटल इरिगेशन सिस्टम किया. अगर आप चले जाएंगे कंबोडिया, जो भी एक मतलब हिंदू सभ्यता की जगह थी few thousand years, वहाँ भी एक entire extensive irrigation system has been created for irrigation, drinking, navigation and human consumption. Okay. Fantastic structure. And these are, unfortunately, we lost history, we lost the maps, we lost the technology which is available. अब आप देखेंगे पुराने फोर्ट्स में साइफन सिस्टम करके उन्होंने नीचे से पानी को उठा दिया विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ लास्ट 100 years प्लस, इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले साइफन से काम किया गया. मतलब कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो इतिहास में हुई हैं, जैसा आपने कहा कि शायद कहीं ना कहीं हमारे सामने ही धुंधली हो गई और हम दोबारा से उसके ऊपर की रेत नहीं हटा पाए. अब समय है सर, अब कर रहे हैं हम लोग, आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा ले रहे हैं. तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सौरभ दास पटनायक जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है स्वच्छ एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वाटर सेक्टर में ही काम करती है, मुख्तलिफ काम करती है, जिसके बारे में सर बता रहे हैं. तो सर आप लोग टेक्नोलॉजी का कितना सहारा लेते हैं और कैसे लेते हैं, क्योंकि आप खुद इंजीनियर हैं, तो हमारे सारे इंजीनियर जो दर्शक हैं उन सब के लिए थोड़ा सा अगर आप बताएं, हाउ डू यू डू दैट? एक्चुअली वाटर
in the modern system of management Sir. is purely based on the technology right from the pump, right from intake in the river. अगर मैं रिवर से ले रहा हूँ Sir. वहाँ पे मुझे सक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सक्शन बनता है जब आपका पंपिंग होता है, तो आप पंप से इंटेक करते हैं रिवर को, वहाँ से पानी जाती है वाटर रिजर्वर में, उसके बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको हम लोग फर्दर उसको रिफाइन करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पंपिंग से। तो एंटायर सिस्टम इज पंप। बिना टेक्नोलॉजी या बिना एफिशिएंट पंप, एफिशिएंट मोटर्स, यू कैन नॉट पंप वाटर टू द सिस्टम टू द हाउस होल्ड। दैट इज वन पार्ट, दैट इज कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। बट बियॉन्ड दैट देयर आर मेनी स्टेप्स टुडे विच नाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग लेवरेज्ड। जैसे मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है आपका। वाटर पाइपलाइन में देखेंगे पुराने, जैसे दिल्ली शहर में भी होगा, बहुत सारे में होते हैं, पुराने पाइपलाइंस हैं, 50 साल हो गए हैं, बिछी हुई हैं, अभी भी चल रही हैं, जब तक चल रहा है, उसमें लीकेजेस हो रही हैं, बाहर का पानी अंदर चला जा रहा है, उसमें कंटामिनेशन है। तो हमने देखा कि एक्वास्टिक लीक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, जैसे आपका स्टेथोस्कोप है, आपका हार्ट बीट मेंटेन करता है, उसको देखता है कि हमारा कितना है, क्या कंजेशन है आपके बॉडी में, वही टेक्नोलॉजी आज पाइप में भी हम उसमें डाल रहे हैं, और उसमें हम वी कैन मेजर कि क्या लीकेज हो रहा है, कहाँ लीकेज हो रहा है। ओके, इट इज कॉल्ड एक्वास्टिक बेस्ड लीकेज सिस्टम्स। तो इस तरह से हम लोग मेजर करते रहते हैं कहाँ लीकेज हो रही है, तो उसको कैसे प्लग करना है, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि छोटा लीकेज है कि बड़ा लीकेज है। अच्छा, और ये कितनी अच्छी चीज़ है कि इसकी वजह से जो लोग उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, द एंड यूज़र, उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा सर इससे, बिकॉज उनका पूरा जीवन ही तो पानी पर निर्भर है। एग्जैक्टली, कंटामिनेशन आपका प्रिवेंट हो जाएगा। आज हम लोग पी रहे हैं पानी, इंडिया में बहुत जगह में हम लोग पीते हैं जो बॉटल वाटर पीते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं है कि पानी का क्वालिटी में क्या है। हाँ। उसमें कोई बायोलॉजिकल कंटामिनेशन है या नहीं है। हम लोग 10 रुपये 12 रुपये पर लीटर पे हम लोग पानी उसको खरीदते हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता था कि हम ड्रिंक फ्रॉम द टैप भी हो सकता था, जो सरकार कोशिश कर रही है कि आई कैन ड्रिंक स्ट्रेट फ्रॉम द टैप। हाँ। पर उसमें मन में एक जिज्ञासा रहती है, वो पानी कितना साफ है, कितना कंटामिनेशन है कि नहीं है। तो हम लोग कोई दूसरे प्रकार के फिल्टरेशन, यूवी, आरओ लगा देते हैं घर में। तो आरओ में बहुत तरह के वेस्टेज भी होते हैं कि 50% आपका पानी चला जाता है वेस्टेज में। तो अगर मैं कंटामिनेशन फ्री पानी आपके घर में पहुंचा सकूं, तो हाफ द वाटर वेस्टेज इज ऑल्सो अवॉइडेड एंड वाटर इज अवेलेबल मच कॉस्ट इफेक्टिव। आपको बाहर से 10 रुपये वाले या 20 रुपये वाले लीटर का पानी का यू डोंट हैव टू बाय दैट। सर, आप जैसे इतने सारे स्टेट्स में आप लोग काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं आप लोग, एक बार बता पाएं? अभी तो देखिए, जल जीवन में हम लोग पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, उड़ीसा में कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, दिल्ली शहर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के साथ हम लोगों ने पीपीपी जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, काफ़ी ऑलमोस्ट 3 लाख हाउस सर्विस कनेक्शन हमने लगाए, यहाँ पे पानी दे रहे हैं। और स्टेट जैसे हैं, हमारे यूपी में भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जल जीवन के साथ जुड़े रहे हैं, नमामि गंगे में काम कर रहे हैं। तो नेशनल मिशन जितने भी जुड़े हुए हैं वहाँ से काम कर रहे हैं। स्टेट मिशंस भी हैं, जैसे जल जीवन तो बेसिकली स्टेट से ही इम्प्लीमेशन होता है, हालांकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, वहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अमृत जैसे है, अटल मिशन फॉर अर्बन रिन्यूएबल ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी है और सीवरेज नेटवर्क का भी काम कर रहे हैं। तो हर एक स्कीम्स में कर रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वाटर भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडस्ट्री को भी अच्छा क्वालिटी या रीयूज रिसाइकल वाटर, जो कि आपका प्रदूषित वाटर है, उसको फिर से ट्रीट करके वापस इंडस्ट्री को दे लें, उसमें भी फायदा है। इट इज कंजर्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन जैसे जो हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पे भी उनको पानी चाहिए होता है। इस तरह की जो जाइंट इंडस्ट्रीज है, सबको पानी की जरूरत होती है, तो उसको रिसाइकल करके आप लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा। तो सर, जैसे इतने सारे स्टेट्स में आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने कहा कि कंटामिनेशन हो जाता है ना पानी के अंदर, और अब जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से वो स्टेथोस्कोप की तरह टच करके बता सकते हैं कितना लीकेज है, कितना नहीं है, वो पता चल जाता है। सभी स्टेट्स में से जहाँ तक भी अभी आपने काम किया है, कौन से स्टेट में आपको सबसे ज़्यादा ये लगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि पानी में कंटामिनेशन आ रहा है, एंड दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, जियोग्राफिकल रीज़न हो सकता है या पॉपुलेशन रीज़न हो सकता है, लाइक ड्यू टू एनी रीज़न, ऐसी कौन सी जगह? एक्चुअली आप बताएं, देखिए हमारे इंडिया में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट अंडर इन्वेस्टेड सेक्टर। हम आप इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन देखा हमने,
सोलर देखा, रिन्यूएबल एनर्जी देखा, हाईवे देखा। वाटर सेक्टर में अभी तक जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, आज आज़ादी से 76 ईयर्स हो गए हैं, ज़्यादा होना चाहिए था, अंडर इन्वेस्टेड रह गया। अब हमने कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे हिसाब से पूरी शहरी इलाका में मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। रूरल में तो पानी है ही नहीं, तो इसलिए जल जीवन का वहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया है। वहाँ पर तो पहले पानी पहुँचाने की ज़रूरत है। पहले तो पानी पहुँचाएं, क्योंकि पहले अंडरग्राउंड वाटर से हम लोग दे रहे थे। कोई पंप अपना हाथ नल है किसी का, कोई लेक से, कोई पॉन्ड से ले रहा था पानी। दूर दूर लोग जा रहे थे पानी में। आपको पता है महिलाओं को जाना पड़ता है कितना, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर अपने सर में जा रहे हैं लोग लेके। पर वो आज वो नहीं करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि घर तक पहुंचेगा। बहुत और आजकल सर बहुत सारे घरों में, मतलब रूरल एरियाज में वहाँ पर पहुंचा है पानी, बिकॉज नाउ फीमेल्स कैन यूटिलाइज दैट टाइम। क्योंकि जहाँ पर वो पानी भरने के लिए जा रहे हैं, वो घर बैठकर अगर 2 कायदे की किताब भी पढ़ लें तो उससे भी मतलब उनका एक जो हम कह सकते हैं कि समय है वो और सही चीज़ के लिए उपयोग हो जा रहा है, rather than just going and bringing water। एक रिसर्च किया गया था कि हमने देखा कि कुछ स्टेट्स में, कुछ प्रदेशों में हमारे जो वुमेन folk हैं, फैमिली मेंबर्स, दे आर स्पेंडिंग मोर देन ऑलमोस्ट 3 hours टू फेच द वाटर, गोइंग एंड कमिंग बैक। माय गॉड। उस समय में बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका जो पढ़ाई जो भी है वो करना पड़ता था। वो आज वो बचत हो जाएगी समझे। उसमें अपने लोग अपना कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हैं, उसमें काम हो सकता है, लाइवलीहुड हो सकता है उसमें। एक तो वो है। दूसरा, आपका जो प्रश्न था कि किस एरिया में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मेरे हिसाब से वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, उसको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना, उसकी कंटिन्यूस उसको ऑपरेशन एंड मेंटेन करना, फिर पाइपलाइन को बिछाना और पाइपलाइन का मेंटेन करना। पुराने पाइपलाइंस भी हो गए, उनको रिपेयर वर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी मैप नहीं हुई है। क्योंकि आज ज़मीन के अंदर में पाइप है, आपको पता नहीं कहाँ पे है। हमें ट्रायल एरर करके देखना पड़ता है। दिल्ली शहर में भी हमें बहुत जगह में ट्रायल एरर करके देखना पड़ता है, ये पाइप है कहाँ से लीकेज हो रही है, वो सब हमें देखना है। और आगे चल के जो इतनी ह्यूज नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बीइंग लेड फॉर विलेजेस, दिस ऑल्सो विल बी मैप्ड, इज बीइंग मैप्ड फुली इन GIS, यानी कि जियो स्पेशल में। तो कल के वो सैटेलाइट मैपिंग भी हो सकता है, तो आपको दिखाई देगा कि कहाँ से कहाँ लीकेज हो रहा है। वो हो रही है। तो सरकार ने बड़ा एम्बिशियस प्लान लिया है कि ये हर घर जल नो जो है, इट इज़ नॉट ए जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ए सोशल रिफॉर्म, इट्स अ सोशल इम्पैक्ट। बहुत बड़ी बात आपने कही। और दोस्तों, जब हम किसी सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं ना, तो हम बात कर रहे हैं एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की। और ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कई बार एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो, लेकिन उसकी जो सबसे पहली कड़ी है वो है जागरूकता की, और वो हम सभी के अंदर से आनी ज़रूरी है। आज हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग वाटर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पर एपिसोड कर रहे हैं, सो पीपल आर लाइक, अच्छा ये तो बड़ा ही मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट है, व्हाई पीपल विल लिसन टू इट। लेकिन मुझे लगता है कि ये टेक्निकल नहीं है, ये इमोशनल है। क्योंकि जिस दिन हम पानी से अपना सूत्र बांधना छोड़ देंगे, उस दिन हमारा ये जो जीवन सूत्र है ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, हम बात कर रहे हैं वाटर मैनेजमेंट की, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की। हिस्ट्री में भी होता था, जैसे हमने अभी थोड़े टाइम पहले बात की कि वहाँ पे अलग अलग जो कैनल्स हैं वो लगाई जाती थी, या फिर हमारे स्टेप वेल्स भी बनाए जाते थे पहले। लेकिन आज के समय में जो काम किया जा रहा है, तो उसको आप देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विजन लिया है कि विकसित भारत की तरफ हमें जाना है। तो जब हम विकसित भारत हों, तो ये भी ज़रूरी है कि पानी के लिए भी हम आत्मनिर्भर हों पूरे तरीके से। सही बताया आपने। इंडिया का पॉपुलेशन इज़ नाउ द लार्जेस्ट, ऑलमोस्ट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और हमारा जो एरिया है लैंड, इट इज़ 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बट वाटर स्ट्रेस के बेसिस पर अगर आप देखेंगे पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहेगी, वी आर प्रॉबेबली 133rd इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर पॉपुलेशन को हम वाटर रिसोर्स से डिवाइड कर दें तो हमें पर पर्सन पर कैपिटा जो है 133rd, यानी कि आधे से ज़्यादा एरिया आपका इंडिया का जो है, सेंट्रल एरिया, नॉर्दर्न एरिया, सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे रिवर्स नहीं जा पाते, और रिवर्स ऑल्सो पेरिनियल भी नहीं है, कुछ रिवर्स हमारे सीजनल हैं, रेन फेड रिवर्स हैं। तो उसमें क्या आपको देखेगा, आपको यू विल फाइंड दैट दीज आर द स्टेट्स विच विल फेस
huge problem of water standard. It is known to the government. That is why we are talking about reaching out, managing the water, conserving the water. तो आप बताइए मेरे को, इंडस्ट्री की को वाटर की ज़रूरत है, हाँ, पर इंडस्ट्री को वाटर प्यूरिफिकेशन के उनके पास अपने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं. हाँ जी. तो अगर हम म्यूनिसिपल का जो यूज्ड वाटर है, मैं वेस्ट नहीं बोलना चाहता हूँ उसको, यूज्ड वाटर को मैं अगर बोलना चाहता हूँ, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं म्यूनिसिपैलिटी से इंडस्ट्री को दे देता हूँ वाटर, और वही इंडस्ट्री को वही वाटर उसको प्यूरिफाई करके वो इंडस्ट्री कैन बी यूटिलाइज्ड एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल. क्योंकि देखिए ये अर्थ का जो टोटल वाटर अवेलेबिलिटी वही रहेगा, वही रहेगा. आप उसको अलग अलग फॉर्म में करें, वो जो H2O मॉलिक्यूल है वो टोटल अर्थ में उतना ही है. जब से अर्थ बनी थी तब से आज भी वही है. आप उसका फॉर्मूला कभी कोई गैस बन जाता है, कोई वाटर वेपर बन जाता है, आइस बन जाता है, और वो लिक्विड बन जाता है. फाइनली वो उतना ही है. उसी को हमें यूज भी करना है, रिसाइकल भी करना है. You cannot get water from Mars. You will have this water only in this earth. So how you utilize this water for your future generations is something which is must be regarded as a very vital link. Otherwise, civilizations can get totally disrupted, eradicated. तो जिस तरह से ये सभ्यताएं शुरू हुई हैं, मेसोपोटामिया हो, हड़प्पा हो, सिंधु घाटी हो, आपने जैसे कहा कि जैसे शुरू हुई है पानी से, वो पानी पर खत्म भी हो सकती है. वाटर वार्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर वार्स आल्सो. अब एंटायर ग्लेशियर जो हमारे इंडिया में जो ग्लेशियर ड्रिवन रिवर्स हैं, अगर ग्लेशियर्स आर गोइंग टू मेल्ट अवे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर, देन आवर रिवर्स विल आल्सो गेट अफेक्टेड. बिल्कुल. That is going to be a major impact. So very important that our states which are rain fed and rivers systems are working there, conserve water, and groundwater is also conserved because depletion of groundwater is also happening significantly. हाँ, जो पानी के नीचे हमारा पानी धरातल के नीचे जो हमारा पानी होता है, उसकी जो रेंज है वो कम होती जा रही है बहुत ज़्यादा. Exactly. सर, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अभी एक शब्द यूज़ किया, वाटर वॉर. आपको ऐसा लगता है कि जहां हम आज के समय में देखते हैं कि पूरी दुनिया में ये देश उससे लड़ गया, वो देश उससे लड़ गया, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय हुआ, आपको लगता है चौथा पानी के ऊपर हो सकता है? देखिए, 97.5% of the entire water is available in the sea. Only 2.5% of the water is available as fresh water. ये statistically proven है, it is also geologically proven. जी. यानी कि 2.5% of the water is available for human consumption, animal consumption, industrial consumption. That is the war. Balance 97.5% is available in the sea. हालांकि आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सी वाटर को डिसैलिनेशन करके हम लोग इजराइल जैसे जगह, इंडिया में भी हो रही है कोस्टल एरियाज में, बट वाटर इन फ्रेश फॉर्म इज ओनली 2.5% अवेलेबल. एग्जैक्टली. सो इट इज व्हाटएवर इज स्केर्स कैन लीड टू huge amount of profiteering, and the word profiteering means either people want to make huge money out of that which is scarce, like gold is scarce, so then people value gold. Right. If water is also scarce, then people will start valuing the water. फिर वो बहुमूल्य हो जाता है ना. You can have gold in your almirah, but without water, as you said very correctly, madam, कि without that you cannot live. और हम सभी लोगों को पानी के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी ज़रूरी है, क्योंकि जिम्मेदारी समझेंगे तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे. और उस जिम्मेदारी को समझकर क्या क्या करना ज़रूरी है, सौरभ सर से जानते हैं. सर, अभी आपने जिक्र किया कि जो हमारा धरातल का पानी है, यानी कि जो हमारा भूजल है, भूमि के नीचे जो जल है, उसका स्तर कम होता जा रहा है, तो उसका असर खेतों पर भी पड़ता होगा हमारी फसल के लिए, और उसका असर जो हम लोग अपने जैसे कुएं बनते हैं गांव देहात में जहां से पानी निकाला जाता है, दैट इज द ओनली सोर्स फॉर देम, उस पर भी असर पड़ता होगा. और जो हमारी बारिश हो रही है, आई डोंट नो, उस पर भी असर पड़ता होगा. दैट यू हैव टू क्लैरिफाई फॉर अस एंड प्लीज टेल अस कि उसके लिए क्या किया जा सकता है. हम लोग जो घरों में बैठे, आज जो लोग इस टॉक शो को देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए, उस पानी को बचाने के लिए? शिल्पा जी, जो एग्रीकल्चर है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, बिकॉज वी आर बीइंग रेन फेड एंड वी डोंट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ रेन एवरीवेयर. तो हम लोग एग्रीकल्चर के लिए हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं. हाँ, खेतों में इस्तेमाल होता है. खेतों में यूज़ कर रहे हैं वो वाटर, या तो कभी इरीगेशन फ्रॉम द रिवर इज कमिंग, और थ्रू
the rainwater or through groundwater. Water is available either rain जी or river और ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर, हाँ जी, ये 3 चीजें. तो ग्राउंड वाटर को मैं अगर पंप करते 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 मैं एग्रीकल्चर पे यूज़ कर रहा हूँ और उसके सेम बेसिस पे उसकी जो रिचार्ज होनी चाहिए वो नहीं हो रहा, नॉट हैपनिंग. सो व्हाट विल हैपन? फाइनली यू विल कीप ऑन डिप्लेटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग वाटर आउट ऑफ द ग्राउंड, फाइनली लीडिंग टू नो वाटर, और then that creates a new problem like arsenic leaching, uranium leaching, because हमारे इस अर्थ में in the entire there are many minerals available which will leach out from the stable state to an unstable state. As a result, you will find uranium coming into the water, fluoride coming into the water, and arsenic also coming into the water. ओके, तो ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये धरती के नीचे होते हैं और पानी खत्म होगा तो फिर ये एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे फसल में. आज पंजाब में, हरियाणा में, बहुत सारे राजस्थान में जो जैसे आपका फ्लोराइड आ रहा है, वेरी इंजूरियस टू हेल्थ. एंटायर गैंजेटिक प्लेन में आप देखेंगे, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में, असम में भी आर्सेनिक का बोलबाला है. ग्राउंड वाटर यूज़ करते 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 आर्सेनिक आ गया है सिस्टम में, और आर्सेनिक को आप डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है. तो सर ये पानी तो अब डायरेक्टली वहाँ से, जैसे खेतों में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पानी डायरेक्टली वहाँ से फसल के अंदर जा रहा है, तो इसका तो फिर कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि आपके खाने में तो फसल के माध्यम से आई जाएंगी चीज़ें. इफ द food chain becomes polluted with such hard metals, then it will lead to serious diseases on human consumption and cattle consumption also, whatever, animals के लिए भी, all of them. So आज पंजाब में अब मुझे बताइए शिल्पा जी, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने उसका एडवांटेज लिया, हमने हरियाली देखी, हमने फूड प्रोडक्शन ग्रोथ देखा, जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में हुआ है वो एग्रीकल्चर के लिए हुआ है, और एग्रीकल्चर के लिए हमने क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दी. जिस एरिया में पहले व्हीट हुआ करता था या कुछ बाजरा जवार हुआ करता था, उसको मैंने हटा के क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करके कैश क्रॉप बना दिया. उसको मैंने राइस उसमें कल्टीवेशन किया, हाई प्रोडक्टिविटी यील्ड किया, मैंने फर्टिलाइज़र लगा दिया और प्रोडक्टिविटी बढ़ गया. तो अब ये है कि बिना फर्टिलाइज़र के हमारा लैंड कैन नॉट इवन प्रोड्यूस. सो कंटिन्यूसली आई एम गिविंग फर्टिलाइज़र टू आवर फार्मर्स to produce the same production what it was last year. Not to increase the production only. अब soil में nutrient जो value है, that has come down. मतलब basically अगर हम कहें तो हमने जमीन को दवाएं इतनी खिला दी हैं कि अब बिना दवा के वो जीवित ही नहीं रह पा रही है. Exactly, and moisture is not available. That is why in the आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी स्मॉग, पूरा फॉगी मौसम हो जाता है. जो देखते हैं हम लोग देखते हैं, एक तो फार्मिंग हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है, उसको हम लोग उसको जला देते हैं पराली को. पराली के बाद जलने के बाद वो टॉप सॉइल लूज हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उससे फिर मॉइस्चर के साथ वो एक लेयर बन जाता है कि वो कंटिन्यूसली दैट कीप्स ऑन बीइंग इन द एंटायर एटमॉस्फेयर. सो मॉइस्चर रिटेनिंग इनटू द सॉइल, like our skin also has to have moisture. Otherwise skin become dry. Then it becomes scaling. Same soil has to retain moisture. Otherwise it will keep on getting disturb the entire earth. बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, और ये हम सभी लोगों को ख्याल रखना ज़रूरी है कि जैसे हम लोग अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं ना कि मॉइस्ट होना चाहिए, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या होगा, दरारें पड़ जाएंगी, फट जाएंगे हाथ, फेस पे वो जो बोलते हैं ना ड्राइनेस आ जाएगी. इन सब चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम लोग हमारे धरातल को मॉइस्ट नहीं रखेंगे, उसको प्रॉपर मॉइस्चराइज़र नहीं मिलेगा, तो कल को हमारे ही खाने में कंटामिनेशन होगी, क्योंकि जल नहीं है तो वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, चाहे यूरेनियम कहिए या कुछ और एलिमेंट्स कहिए, वो फसलों के माध्यम से जाना शुरू हो जाएंगे. तो क्या आपने कभी सोचा था कि अगर आप अपने घर में जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप ही का खाना खराब हो रहा है? सर, दिस इज रियली रियली यूनिक थिंग दैट आई हैव जस्ट लर्न फ्रॉम यू. सही बताया, मैं बता रहा हूँ. अब रीयूज रिसाइकल हम लोग बोलते हैं, बट हमारे यहाँ देश में बारिशें होती हैं, सीजनल रेन्स हैं. उस रेन का हम क्या करते हैं? कैन वी कैच द रेन, होल्ड द रेन? फ्लड्स हो जाते हैं हर जगह. कैन वी होल्ड द रेन टू अ सिचुएशन वेयर वी कैन कीप द ग्राउंड हाइड्रेटेड? तो इसका मतलब जो वर्षा जल आ रहा है उसको हम होल्ड कर लें, उसको पॉन्ड्स में रखें, लेक में रखें, होल्ड करें,
ग्राउंड को रिचार्ज करने का उनको मौका दें, समय दें। राइट। तो ये जो सर आपने जिस हिसाब से इसे कहा ना, कैच द रेन, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मैं इससे वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ काफ़ी काम करने का मुझे मौका मिला, और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कैंपेन चलता है जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी जिसका जिक्र किया, और वो है कैच द रेन वेर इट फॉल्स। तो सर बहुत सारे कार्यक्रम इससे जुड़े हुए हम करते रहे हैं, तो इस टर्मिनोलॉजी से हम लोग वाकिफ हैं। पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए जरूर बताएं कि कैच द रेन को कैच करना अपने घर में कैसे हो सकता है। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो चलिए बड़े बड़े रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगी, आप जैसी कंपनीज हैं जो उसको रिसाइकल करने के लिए काम करेंगे या होल्ड करने के लिए करेंगे, लेकिन मैं एक आम इंसान जो घर में बैठा है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हाउ कैन वी कैच द रेन? देखिए, अर्बन एरियाज में सिंपल सा टेक्निक है। आप जो रेन हो रहा है इन योर रूफ, you can catch it through just a simple pipeline. It needs community approach. हम अकेले ना करके अगर हम हमारे पड़ोसियों के साथ उस रेन को एक जगह इकट्ठा करें और उसको यूटिलाइज करें फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वी कैन प्यूरिफाई इट और यू कैन यूज इट फॉर एनी अमाउंट ऑफ फॉइलेज और फ्लावरी और द फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वी कैन यूज इट इन ड्राई एरियाज। इन रूरल एरिया देयर इज अ ह्यूज इशू, जैसे सीजनल रेन खत्म हो गया फिर पॉन्ड्स ड्राई हो जाते हैं। हमें पुराने ज़माने में हमारे पास जगह थी, हमारे जो हिस्टोरिकली हमारे पास पॉन्ड्स और जो बावड़ियाँ होती थी वहाँ रहते थे हम लोग। पर आजकल क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एवरीबडी वांट्स टू बिल्ड अ हाउस, कंक्रीट हाउस, और वो लेक्स, पॉन्ड्स आर गेटिंग इरोडेड। तो हमें उसको कंजर्व करना पड़ेगा, और जल जीवन मिशन में ये भी यहाँ पे प्रावधान है कि पॉन्ड्स और रिजर्वायर्स बनाया जाए और जो पुराने थे उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। ये कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, और होना भी और हो भी रही है। बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं, हो रहे हैं। तो यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि बहुत सारे जो विजन है उनको आगे रखा गया है, इनिशिएटिव्स को आगे रखा गया है, लेकिन क्या धरातल पे काम हो रहा है, ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं जगह जगह पर जाकर। मैंने देखा कि बहुत सारे प्रदेशों में जब जल जीवन का जब प्रोग्राम इन्वॉल्व हो जाता है, ग्राउंड में काम हो रहा है, मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, गाँव में हर एक प्रदेश में मैंने देखा कि लोग जागरूक हैं, लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं कि हम हमारे विलेज में पाइपलाइन को ले करें, हमें ओवरहेड रिजर्वायर बनाने की कोशिश करें, हेल्प भी करते हैं, बिकॉज उनको एक्चुअली दे वांट द वाटर टू बी देयर, बट गोइंग फॉरवर्ड दे आल्सो फील हु विल मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इसको मेंटेन करना भी ज़रूरत होता है। हमारे साथ जो जल मित्र हैं, जल सहयोगी हैं, गाँव के ही लोग होने चाहिए, और बच्चे भी इसमें स्किल डेवलपमेंट करके भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। पंप है, मोटर है, पाइपलाइन है, लीकेजेस हैं, उसको रिपेयर करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से गांव में एक जागरूकता है, और उसको स्किल डेवलपमेंट का जो हुनर है अगर हम लोग दे सकें जी, काफ़ी लोग इस एरिया में भी काम कर सकते हैं। आप लोग भी कर रहे हैं कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए? हाँ जी मैडम, हम लोगों ने स्पेशली मैंने तो स्किल डेवलपमेंट लास्ट 10 साल से मैं स्किल डेवलपमेंट में हूँ, और मैंने सेक्टर स्किल काउंसिल भी हमने बनाया था आयरन एंड स्टील का, पहले उसका फाउंडिंग मेंबर भी हूँ NSDC के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हमने क्या किया, हमारे पुराने जितने यूनिट्स हैं जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या पंप हाउसेस हैं, लोग पुराने ज़माने से काम कर रहे हैं, कुछ उनका कोई ट्रेनिंग नहीं हो, जो इनिशियली वो अपना आ गया तो आ गया, उसके बाद जो अपग्रेडेशन होनी चाहिए टेक्निकल, तो मैंने हम लोगों ने एक देयर इज़ अ रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग NSDC का एक स्कीम है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना उनका कुछ बेंचमार्किंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रमाणित करे कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। तो हमने उनको ट्रेनिंग किया, पहले रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग किया, और पश्चिम बंगाल में मैंने ये पहला पायलट लगाया कि पश्चिम बंगाल में करीबन हम लोगों ने 40 से 45 लोगों की ट्रेनिंग की, और इस तरह से हम जहाँ भी जा रहे हैं हम वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि गांव वालों को इन्वॉल्व करके फ्यूचर में उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हम तो बाहर से लोग नहीं आएंगे, शहरों से लोग नहीं आएंगे, गांव में जब उन्हीं को ट्रेनिंग करा के उन्हीं को यहीं पर डिप्लॉय कराना है, तो वो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, और इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। सर, ये जो आपने बात कही अभी एम्प्लॉयमेंट,
तो ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ये तो अच्छी बात है कि ठीक है, अगर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उसके साथ होगी। लेकिन जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट यहाँ पर दिखाई ये दे रहा है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ काम ही नहीं मिल रहा, बल्कि उसके काम करने की जो हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ गई है। तो इससे वो आगे फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? यू सी द प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना जो स्कीम है, इट हैज जनरेटेड मेनी सेक्टर स्किल्स। सर, हमारे वाटर सेक्टर में एक प्लम्बिंग सेक्टर स्किल भी है। उसका व्हाट इज द जॉब? दे आर सपोज टू सेट अप कोर्सेज, टेक एग्जामिनेशन, सर्टिफाई कैंडिडेट्स, होल्ड सच एग्जामिनेशंस सो दैट दे गेट सर्टिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड। जी। नाउ देयर आर मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री, इनफॉर्मल सेक्टर, इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत है, बहुत है सर, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है। इनफैक्ट वर्किंग पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो उसमें से 95 to 97% तो इनफॉर्मल इसमें है। और ये वही सारे सेक्टर्स हैं सर जिनकी ज़रूरत हमें रोज़ पड़ती है, सुबह से लेकर शाम तक रोज़ पड़ती है। आपके घर में अगर कोई पंप खराब हो जाए या मोटर जल जाए तो आप कहाँ, कोई OEM के पास तो आप जाएंगे नहीं, आपको कोई मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन के पास जाना पड़ेगा जो मोटर को रिपेयर करेगा। अब आप सोचिए, जल जीवन में हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी हुई हैं, ओवरहेड रिजर्वायर्स बने हैं, पंप हाउसेस बने हैं, पंप हाउस में पंप भी चलते हैं, मोटर भी है, इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चलता है, मोटर से मोटिव पावर आके जो पंप में आता है, फिर पंपिंग होती है, तब आपके घर में जी जाता है, आपका पानी आता है। अब आप दूर दराज इलाका में अगर आप पंप खराब हो जाए या मोटर खराब हो जाए, आप कहाँ जाएंगे? किसी ना किसी व्यक्ति को, उसी गांव के बच्चों को अगर हम शिक्षित और प्रशिक्षित कर लें, वही लोग, वही बच्चे गांव ना छोड़ के, शहर ना जाके, वहीं अपना इनकम भी करेंगे, काम भी करेंगे, खेती बाड़ी का भी काम करेंगे और अपने पंप भी अपना रिपेयर करेंगे, अपना नेटवर्क को बिछाएंगे, नेटवर्क को मेंटेन करेंगे जी। तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सा इकोनॉमी हो जाएगा। और 1000 किलोमीटर का अगर पाइपलाइन बिछी हुई है अपने विलेज में, तो मेरे हिसाब से 2 से 3 लोगों की ज़रूरत है ही है। राइट। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता को बढ़ा दिया जाए या उसके कौशल को इस तरह से निखार दिया जाए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों का जिनका ये कौशल है, तो उस कौशल को आगे कहते हैं ना कि हमारे इकोनॉमी में बैलेंस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपने आप हो जाएगा। एब्सोल्युटली। और पंचायत, ये जो हमारी स्कीम है JJM में, वहाँ पे पंचायत को ऑटोमेटिकली पावर दिया गया है टू कलेक्ट चार्जेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड ऑल्सो क्रिएट, जो जल मित्र होते हैं या उनको लेके, उनको ट्रेनिंग करके उन्हीं पे एम्प्लॉयमेंट कर दें। तो जल मित्र को बेसिकली सर हम कैसे डिफाइन करते हैं, कौन होते हैं? जो हमारे विलेज में ही जो प्रशिक्षित, जो ट्रेनिंग होके, वही लोग पाइपलाइन का देखभाल करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, पंप को कब चलाना है, कब बंद करना है, किस वाल्व को ऑपरेट करना है, क्योंकि पंप अगर चलाता हूँ मैं टोटल नेटवर्क में साथ में एक साथ नहीं होगा, एरिया बाय एरिया मेरे को पंपिंग करना पड़ेगा। पहले मैं इस एरिया को दूंगा, फिर मैं दूसरे एरिया को दूंगा, तो मेरे को वाल्व ऑपरेट करना पड़ेगा। अभी तक तो ऑटोमेशन उतना हुआ नहीं है, फ्यूचर में ऑटोमेशन भी हो जाएगा वैसे जी। तो ऑटोमेटिकली आपका वाल्व भी ऑटोमेटेड हो जाएगा। पर आज के दिन में मैनुअल इंटरवेंशन है जी, और उस मैनुअल इंटरवेंशन के लिए आदमी चाहिए, आपको कोई भी व्यक्ति चाहिए, बच्चों को चाहिए, तो वो लोग ट्रेनिंग करके आप उनको दे सकते हैं। सर, मैं जैसे देख रही हूँ कि आप जो ये पानी से रिलेटेड जो काम करते हैं, धरातल पर होता है आपका काम, ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड, और जिस तरह से आपका पैशन है, आई कुड मेक आउट कि आप खुद जाके लोगों से बात करते होंगे। तो कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कहीं किसी जगह पर आप पूरी कम्युनिटी के साथ या कुछ लोगों के साथ अपने इस पानी से रिलेटेड, मे बी द वाटर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, जो भी इस तरह की चीज़ आप कर रहे थे, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ रह गया हो, मे बी दैट चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स पीपल, या आपका कोई एक ऐसा अनुभव रह गया हो जो अब आपके लिए ताउम्र आपके साथ रहेगा? मेरे साथ दो प्रकार के एक्सपीरियंसेस हुए हैं सर। मैं एक विचित्र सा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हम लोगों ने गाँव में जो पाइपलाइन बिछाने का काम चालू किया, तो गाँव वाले आए, पूछे कि आप हमें कुछ पूजा के लिए चंदा दीजिए। हाँ। बोले देखिए, हम लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड आए हैं, पूजा का चंदा से ज़्यादा मैं आपको, आपके बच्चों को प्रशिक्षित कर सकता हूँ। हाँ। उनको कुछ ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो आप बोले, मैंने बोला कि आप अपने गांव से 10 ऐसे लोगों को आप चुनिए जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग करके।
तो उन्होंने 5-6 लोगों को दिया हाँ। ट्रेनिंग करा। मैं बोला चलो आप लोग आ जाओ, आप उसी प्रोजेक्ट पे काम करो, मैं आपको काम सिखाता हूँ, हमारे लोग हमारे इंजीनियर्स हैं, और फिर आप जुड़े रहो प्रोजेक्ट से। जुड़ के आप धीरे धीरे काम भी सीखो। हालांकि उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, +2 केवल +2 बनाए हुए थे, कुछ शायद एक आध स्कूल ड्रॉप आउट्स भी थे। ओके। तो मैंने बोला बच्चे आप आओ, अगर आपको सीखना है काम आ जाओ। तो उसमें से 10 में से 5 लोग उन्होंने दे कंटिन्यूड विद अस। उसमें से मेरे को देखा कि आज 3 लोगों को, चूंकि वो लोग 1.5 साल से काम कर रहे हैं हमारे साथ, हाई लेवल ऑफ स्किल दे हैव अचीव्ड, कॉन्फिडेंस। अब वो लोग, मैं समझता हूँ उनको पंप मैन बना सकता हूँ और मैं दूसरी जगह में उनको ट्रांसफर कर सकता एट हायर कॉस्ट, एट हायर सैलरी। तो ये उसका करियर बन गया। किसी ने फिर उसको अप्रेंटिस, उसको अवेयरनेस बढ़ गया कि उसने रेलवे में अप्रेंटिस एप्लीकेशन डाल दिया उसने, और उसमें रेलवे में उसका ग्रुप डी में हो गया। तो अब वो क्या है कि चूंकि हमने कहीं ना कहीं चालू किया था, उसको और इंटरेस्ट बढ़ गया और एस्पिरेशंस बढ़े, तो उसने फिर आगे जाके उसने बैचलर उसने किया था, फिर उसने ग्रुप डी भी डाल दिया और ग्रुप में सक्सेसफुल हो गया। तो मेरे हिसाब से दीज आर ऑल स्टेप्स ऑफ सोशल चेंज एंड वी आर ए मीडियम, ऑल ऑफ अस आर मीडियम in our own small way. We are a small organization, but we need to develop the ecosystem. जी बिल्कुल। And I believe best place to start off is the school, because children create the mind. The young mind, fresh, can influence their parents and at a larger society. और वो पूरी पीढ़ी को चेंज कर सकते हैं आगे। तो ये बहुत अच्छी बात आपने जो की, मैं कह सकती हूँ आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी एक बहुत अच्छा एफर्ट रहा कि आपने एक व्यक्ति को किसी काम के लिए चंदा नहीं दिया, बल्कि उनके बच्चों को काबिल बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। I think you need to tell the person how to fish rather than give him the fish to eat. 100%। और सर, जब हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं ना, तो किसी भी कम्युनिटी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो आज कोई भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी वो हैं, जिस भी लैंडमार्क पर वो आज हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे एक स्टेप आगे ही जाएं। तो अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम उन्हें मिल जाता है जहाँ पर वो प्रशिक्षित भी हो रहे हैं और फिर आगे जाके उनका करियर भी बन रहा है, तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं होती। Absolutely. I think the PM Kaushal Vikas Yojana is a very ambitious program and it is really delivering a lot of impact on the ground. Formal employment generation is limited, but informal employment at self-help group level is coming and it will happen. अब आप शहरों में हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग जाते हैं अपना नाम लिखाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। और आप मेरे को बताइए, मैं अभी भी बोलता हूँ कि मुझे पंप मैन, मुझे लाइन मैन, मुझे पाइपलाइन मैकेनिक, मुझे पाइपलाइन फिटर आज मेरे को दीजिए। हाँ, धूप छाँव रहेगा, बारिश में काम करना पड़ेगा, बट देयर आर many of jobs available and hundreds of jobs, thousands of jobs available. और सर, मैं कह सकती हूँ कि ये सेवा का काम भी तो है, आप किसी को जल दे रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा का काम है ये। भाग्य मिला था कि हम लोग इस प्रोग्राम से जुड़े रहे और हमें इसका मौका मिला कि हम अपने तरफ से एक छोटा सा जो प्रयास है उसको हमने किया। और आगे चल के मेरे हिसाब से इंडिया को पानी की संचय, पानी का कंजर्वेशन, पानी का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 2.5% अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, इंडिया इज 133rd इन द इंडेक्स एंड वी विल नीड टू डू अ सीवियर अमाउंट ऑफ वर्क ऑन मैनेजमेंट ऑफ वाटर। There is no other way. We can't escape from that. हाँ, वो हम लोग उससे बच नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। तो सर, आई थिंक आप अपने अनुभवों में 2 अनुभव साझा करना चाह रहे थे हमारे साथ, तो कोई दूसरा अनुभव भी है? दूसरा, किसी ने मेरे को बताया कि आप जो है इसमें आप लोग जो इन्वेस्ट करिए कि इसमें रोड बना दीजिए। हम बोले कि रोड बनाते हैं PWD, रोड को खोदते हैं, पर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैं रोड खोद के रोड रेस्टोरेशन भी करूँ। ये मेरा क्योंकि कल को कोई गाय, कोई बछड़ा, मैंने खोदा पाइप और फिर उसमें गिर गए, तो फिर बारिश हुई, हमें दिखा नहीं, तो उसमें लोग इंजोर हो गए। तो रोड रेस्टोरेशन भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पाइपलाइन वहाँ ले कर रहा है, और हम उसको सीरियसली लेते हैं। और इसलिए कभी भी गांव में बहुत सारे मेले लगते हैं, पूजा होती है, तो हम ये ऑलवेज प्रयास करते हैं कि पब्लिक को थोड़ा तो तकलीफ होता है, क्योंकि जब हम लोग रोड खोदते हैं, पर उसके बाद रोड को रेस्टोरेशन करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा है। हमारे देश में मैंने देखा है बहुत जगह रोड में काम करते हैं, फिर रोड को रेस्टोर नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, किसी तरह से हम कर देते हैं।
तो ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एजेंडा है और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि हमें काम करने के बाद उसकी सफाई भी ज़रूरत है। तो एज अ प्रोफेशनल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इसीलिए पब्लिक देन दे थिंक दैट यस देयर आर एजेंसीज हु आर क्रेडिबल हु डू द वर्क एंड दे आल्सो रिस्टोर द रोड एज इट वाज बिफोर इफ नॉट बेटर, एज इट वाज बिफोर, अदरवाइज दे विल स्टॉप द वर्क, जी, they lose confidence on the agencies. It's very important for private sector working with the government to be transparent and work in a transparent way both at the government level, at the policy level and on the ground also. सर जैसे अगर मैं आपके करियर की बात करूं, बिकॉज अभी तो आप पूरा ये जो साम्राज्य संभाले हुए हैं, बिकॉज मैं कह सकती हूँ साम्राज्य ही, क्योंकि जो पानी का एक क्षेत्र है इससे बड़ा साम्राज्य और कोई हो नहीं सकता। तो आप इसको आगे बढ़ते हुए कैसे देखते हैं? बिकॉज आपका अपना करियर रहा है जिसमें आपने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इन सब के साथ काम किया, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आप रहे हैं। तो आपके ऐसे कौन कौन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं या ऐसी कौन सी सीख आपकी उन ऑर्गेनाइजेशन से रही है जो आप अब अप्लाई करते हैं when you are on field in water sector? Very good question. When I look back to what I have learned in Tata Motors and Tata Steel both, their training is very important. Training of various functions, right from shop floor, lathe machine से लेके वेल्डिंग से लेके फिटिंग से लेके हमने अपने हाथ से किया है। अच्छा। हमने ट्रक को बनाया है, ट्रक को असेंबली भी किया है, उसको डिसमेंटल भी किया है, क्योंकि एज अ इंजीनियर वी हैव टू डू द वर्क एंड वी मस्ट नो एवरी पार्ट ऑफ द ट्रक. Similarly, in steel making, we are trained to manage the steel and how to make the steel, how to test the steel, how to apply the steel in different applications. क्योंकि स्टील के बिना नहीं होता. तो हम लोगों ने देखा कि हर एक फंक्शन में राइट फ्रॉम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग बनाए, सेफ्टी बोलें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताएं, कॉमर्शियल अरेंजमेंट्स बताएं, फिनांस मैनेजमेंट, all areas we get trained, human resource, people skills. So it helps create a holistic manager for tomorrow. As a result, you will see in a large number of industries, Tatas have always given out talent to the public and to the country. Right from last 100 I think Jamshedji in Tata when they produced the first steel 1905, maximum number of contribution to the country has by the engineers from Tatas. Right. And that is why they are holding positions in different areas, both infrastructure, non-infrastructure, but in large we are working to give up in a bigger society and a better society. That is our objective. ट्रू. तो सर आप खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने खुद किया है, आपने बोला वेल्डिंग से लेकर सारे काम आपने किए हैं. तो हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, विल देयर बी एनी टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव फॉर देम? I don't think that younger people are much smarter and intelligent than what we were. लेकिन आपका अनुभव तो बोलेगा सर. I think very important that most engineers who want to come into the field today are looking for jobs, but they are looking for a job maybe IT oriented or computer based, and naturally speaking, many conventional engineering areas, electrical, civil, mechanical, are progressing towards applications of those engineering in the digital world. And as a result, manufacturing activity has not taken the limelight as it was. But I see last couple of years again manufacturing is coming back in India. Now, अभी तो सर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. Exactly. So, but yes, in a manufacturing environment or in the field work, I have to stand in the hot weather. I have to stand in the rain, in the mud. So that we have to, but that is also the formation of a character and a body. If I have to work only in computers areas and within a computer, that becomes a limited kind of application. But from my experience which I've seen, if you are a troubleshooter and you resolve problems working in teams, because the team building activity and team work का जो strength रहता है वो individual cannot work. As somebody mentioned to me a couple of hours back, that force multiplier effect, 1 + 1 = 11. Yes, not true. 2. So if we can create teams which actually address problems which are being serious problems of the society, serious problems of the country, there are now ecosystems for startups coming up in a big way. There are entrepreneurs and agencies which are also trying to fund those entrepreneurships, and I think that is how employment will be created. Gone are the days only employment will be created in big organizations. Many medium-sized, small MSME organizations सबको मौका मिल रहा है आज की डेट में. तो all you engineers over there or the professionals जो भी अपने करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप जो भी काम करें ना, अच्छा है
अगर हम किसी काम को डेलिकेसी के साथ करना चाह रहे हैं, इट्स गुड, बट अलॉन्ग विद दैट अगर हमें अपना चरित्र निर्माण करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें धूप में खड़ा होना भी आना चाहिए, कभी कभी बारिश की बूंदों को सहना भी आना चाहिए, है ना, कभी कभी हवा के थपेड़े भी लग जाने चाहिए, क्योंकि जब तक वो थपेड़े नहीं लगेंगे तो जिंदगी के थपेड़ों से हम कैसे सीखेंगे। तो आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने ज़िंदगी में स्ट्रेंथ को ज़रूर अपनाइए। और सौरभ जी, आई वुड लाइक टू कमेंट कि आपने इतने अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेंथ दी है कि ना केवल आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकास की जो हमारी गति है उसको सहयोग दे रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी नए आयाम खोल रहे हैं। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। It's our pleasure and privilege. If we can give few steps, few efforts, we are more than happy and we'll feel very, very privileged that we are serving the country in our own small manner. जी, तो सर जाते हुए सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगी, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो क्या करें? Most welcome. We have our website. We are inviting young engineers, young commercial students who want to work both in the field of water and sanitation. सैनिटेशन भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम लोगों को देखना है आगे चल के। तो वी वांट टू क्रिएट, बट पीपल हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड इन रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज एंड ऑफिसेज। आवर जॉब रिक्वायर्स टू बी इन द पब्लिक एंड इन द डोमेन ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। सो character and strength, as you mentioned very clearly, strength of character is built when you deal with the public at large. So I would like to urge people to come and work. We are happy to give. We are giving entrepreneurship, also training, internships also, and happy to partner with organizations, institutions which are willing to support. We will give stipends also to work, and they will learn and grow. वेरी नाइस। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? सीखिए भी और कमाइए भी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। Our pleasure. Thank you so much, Shilpa ji. थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज बहुत कुछ सीखा ना हमने। कैसा लगता था कि पानी पे बात करेंगे, पानी पे क्या बात करेंगे, वो तो हमें पता है। बहुत सारी चीज़ें थी ना जो नई हमें पता चली, लेकिन अब चीज़ों को जब आपने जान लिया है तो अब उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना भी शुरू कीजिए। बारिश का पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके होल्ड करने की कोशिश कीजिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। आपकी जो कम्युनिटी की आपकी हेल्प लेकर देन हम उस पानी को होल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, पर करना क्या है? सिर्फ एक कोशिश, आपको और हमको। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे, एक मुलाकात शिल्पा भावना के साथ में, एक और होंगी अगली शख्सियत। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।